नमस्कार दोस्तों। सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे करीब का ग्रह, लेकिन आज भी रहस्यमय और अनजाना। जी हां, हम बात कर रहे हैं मरकरी यानी बुध ग्रह की। लेकिन अब एक मिशन है जिसने इस रहस्य के पर्दे खोलने की शुरुआत कर दी है। बेपी कोलंबो मिशन, जो ये नाम याद रखना कौन सी स्पेस एजेंसी का है, ये बार बार आएगा। ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का ज्वाइंट मिशन है। इसने 2025 के शुरुआती महीने मतलब जनवरी में बुध की कक्षा में प्रवेश किया और इसके शुरुआती डेटा से कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। एक्चुअली बेपी कोलंबो मिशन है क्या? बेपी कोलंबो का नाम एक इटालियन वैज्ञानिक, ध्यान से सुनना यह नाम, जियुसेप्पे कोलंबो के नाम पर रखा गया है। यह मिशन 20 अक्टूबर 2018 को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। मिशन के मुख्य दो ऑर्बिटर हैं, यानी कि पहला है एमपीओ मर्क्यूरी प्लानेटरी ऑर्बिट, डेवलप्ड बाय ईएसए। समझ गए ना, ईएसए मैंने बताया था। द एमपीओ विल फोकस ऑन मैपिंग एंड स्टडिंग मर्करीज सरफेस एंड कंपोजिशन। और दूसरा है एमएमओ मर्करी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर, जाक्सा, जिसे अब एमआईओ कहा जाता है। इसका नाम बदल दिया, ये ध्यान रखना, ये चीज दोबारा आगे आएगी। डेवलप्ड बाय जाक्सा, The MMO will study Mercury's magnetic field and magnetosphere। ठीक है, तो अपन कुछ की पॉइंट्स की बात करें कि यात्रा में कुछ कुल 9 ग्रेविटी असिस्ट हैं, एक पृथ्वी का, 2 वीनस के, 6 मरकरी के फ्लाईबाइज हैं। तो एक्चुअली ये क्या होता है कि बुध जैसे छोटे ग्रह है ना, इसमें अगर कोई प्रक्षेपण करते हैं, कोई यान वगैरह भेजते हैं, तो वो दूसरे ग्रह की ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए। और ये जो यान है, ये जो शटल है, ये अपनी स्पीड भी कम करती है, उतनी कर लेती है ताकि 88 डेज में सूर्य की चारों तरफ या रोटेशन कर सके, परिक्रमा कर सके। और ये उतना ही टाइम है जितने टाइम में मरकरी सूर्य की परिक्रमा करता है, तो इसको इतना धीमा करना होता है। ठीक है, अब अपन बात करें मिशन का उद्देश्य। तो मरकरी के सतह की संरचना को समझना इस मिशन का उद्देश्य है। उसके अलावा मैग्नेटोस्फीयर की जांच करना, भूगर्भिक इतिहास और आंतरिक संरचना को जानना, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि मिशन के द्वारा की जाएगी। अब बुध ग्रह को अजीब दुनिया क्यों बोलते हैं? सबसे पहले अपने दिमाग में बात आती होगी, यार इसको अजीब ग्रह क्यों बोलते हैं? एक्चुअली बुध ग्रह के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सूर्य के सबसे करीब है, लेकिन फिर भी वहां बर्फ पाई गई है। सूरज गर्म है और वहां बर्फ पाई गई, सोचो। और वहां एक दिन करीब 176 अर्थ डेज जितना लंबा होता है, मतलब धरती के 176 दिन और बुध का एक दिन। बुध का कोई वातावरण, एटमॉस्फेयर नहीं है, ध्यान रखना यह बात, आगे दोबारा आएगी। बुध का कोई वातावरण नहीं है, वहां सिर्फ एक बहुत पतली एक्सोस्फीयर है। अब साइंस के डेटा की बात करें तो बुध पर टेम्परेचर वेरिएंस बहुत ज्यादा है, प्लस 430 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में और माइनस 180 डिग्री सेंटीग्रेड रात में। इतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस वहां पर। और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, लेकिन पृथ्वी की तुलना में बेहद कम मैग्नेटिक फील्ड है। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बार बार मैग्नेटिक फील्ड की बात हम वीडियो में करेंगे, अगर आप जानना चाहते हो तो बताना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, अब आगे बढ़े। एक्चुअली मरकरी में हाई आयरन कंटेंट कोर है, मतलब मरकरी का लगभग 85% आंतरिक भाग कोर है, और पृथ्वी का आप जानते हो सिर्फ 55% ही कोर है। अब बेपी कोलंबो के शुरुआती डेटा में हमें क्या मिला? एक्चुअल में 2025 की शुरुआत में बेपी कोलंबो ने मरकरी के ऑर्बिट में प्रवेश किया और डेटा भेजना शुरू किया। पहली रिपोर्ट्स ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। क्यों? आइए समझते हैं क्यों। इसमें कुछ आविष्कार हुए हैं जो हम जानते हैं एक एक पॉइंट के हिसाब से। पहला है सरफेस कंपोजिशन। पहले सोचा जाता था कि मरकरी की सतह बेसल्टिक लावा से बनी है, लेकिन नए डेटा ने दिखाया कि यहां सिलिकॉन रिच मटेरियल अधिक है। अब दूसरा, मैग्नेटिक एनोमलीज की बात करें तो एमएमओ या एमआईओ द्वारा डिटेक्ट किए गए कई लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशंस वहां पर पाए गए हैं, और कुछ क्षेत्र इसके मरकरी के पृथ्वी के पोल जैसे बिहेव करते हैं। तीसरी बात करें तो एक्सोस्फीयर ऑब्जर्वेशन में सोडियम और ऑक्सीजन की उपस्थिति पहले से कहीं अधिक मात्रा में देखी गई है, और यहां पर दिन और रात के समय में बहुत ज्यादा अंतर है, मतलब दिन बहुत गर्म होता है, रात बहुत ठंडी होती है। और यहां पर पोलर आइस पाई गई है। नॉर्थ पोल पर रडार सिग्नेचर से पुष्टि हुई है कि यहां परमानेंट शैडो रीजन में आइस मौजूद है, वाटर एक प्रकार से कहें तो मौजूद है। इन खोजों का मतलब क्या है, इनसे क्या हासिल होगा? एक्चुअली ग्रह विज्ञान में
जो प्लानेट का साइंस है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। पहली बात क्या होगी, बुध की आंतरिक संरचना पृथ्वी जैसी नहीं है, इसका कोर अनयूजुअल डेंस है। आइए इसे सरल और वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली बात यह है कि जो बुध ग्रह है उसकी आंतरिक संरचना, इसका आंतरिक हिस्सा 3 प्रमुख परतों में बटा हुआ है। सबसे पहली है कोर, जिसे भीतरी भाग कहते हैं। दूसरा है मेंटल, मयान, जिसे मध्य भाग कहते हैं। और फिर तीसरा आता है क्रस्ट, जिसे भूपरपट्टी या फिर ऊपर की सतह कहते हैं। ये 3 परत है, 1 देन सेकंड देन थर्ड। लेकिन यह खास बात यह है कि बुध का कोर पूरी संरचना का लगभग 85% है, जो इसे बहुत ही एबनॉर्मल, असामान्य बनाता है, जबकि पृथ्वी का कोर केवल लगभग 55% ही है और इसका 85% है। इतना घना कोर क्यों है? एक्चुअली बुध का कोर बहुत डेंस है, यानी उसमें बहुत भारी धातुएं जैसे कि लोहा यानी आयरन और निकल की मौजूदगी है, उनकी प्रेजेंस है। इसका कारण यह माना जाता है कि यहां पर कोई बहुत ही जायंट इंपैक्ट हुआ होगा। एक हाइपोथेसिस दी जाती है कि जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस, मतलब बचपन में, मतलब जब सोलर सिस्टम बना था उस समय बचपन में बुध पर कोई बड़ा उल्का या ग्रह टकराया होगा, जिससे उसका आउटर मेंटल उड़ गया होगा और सिर्फ भारी धातुओं वाला कोर बचा होगा, उसमें मेंटल नहीं बचा। दूसरी कहा जाता है कि सूरज के पास है ये, तो बुध ग्रह सूरज के सबसे पास है, यहां पर हल्की गैसें और तत्व टिक नहीं पाए, सिर्फ भारी तत्व जैसे लोहे निकल ही इकट्ठा हो पाए। फिर तीसरा बोला जाता है कि यहां पर सोलर विंड का प्रभाव पड़ा होगा। अब प्राचीन काल में सूर्य से निकलने वाली तेज हवा, जिसे सोलर विंड कहा जाता है, उन्होंने बुध की हल्की परतों को उड़ा दिया होगा, जिससे भारी धातु वाला कोर बचा और जो छोटे और लाइट एलिमेंट्स थे वो यहां पर प्रेजेंट नहीं है। फिर दूसरी बात करें, मैग्नेटिक फील्ड बताता है कि शायद आज भी बुध का कोर पार्शियली मोल्टन है। पार्शियली मोल्टन किसे कहते हैं? चलो मैं इसे सरल भाषा में समझाता हूं आपको। इससे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड और प्लांट के कोर का रिश्ता समझना पड़ेगा। एक्चुअली किसी भी ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड तब बनता है जब उसके अंदरूनी भाग, खासकर कोर में कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, और ये विशेष परिस्थितियां हैं, सबसे पहला, कोर में कंडक्टिंग मटेरियल जैसे कि पिघला हुआ लोहा निकलना या वो प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा है ये मटेरियल घूम रहा हो, जो ये लोहा है जो पिघला हुआ है वो घूम रहा हो। तीसरा, इसमें कन्वेक्शन हो रहा हो, यानी गर्म पदार्थ ऊपर और ठंडा पदार्थ नीचे जा रहा हो। इस प्रक्रिया को डायनेमो इफेक्ट कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं, घूमता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब बुध ग्रह का मामला क्या है भाई? एक्चुअली बुध एक छोटा ग्रह है और वैज्ञानिक पहले मानते थे कि इतना छोटा ग्रह ठंडा हो चुका है, यानी उसका अंदरूनी कोर बिल्कुल ठोस, सॉलिड हो गया होगा। लेकिन 2008 और उसके बाद के मैसेंजर मिशन, जो नासा ने लॉन्च किया था मैसेंजर मिशन, उससे मिले आंकड़ों ने दिखाया है कि बुध के पास मैग्नेटिक फील्ड है। भले ही पृथ्वी जितना शक्तिशाली नहीं है, पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो अब भी घूम रहा है और कंडक्टिंग है, मतलब सुचालक है और घूम रहा है, तभी मैग्नेटिक फील्ड बना होगा। निष्कर्ष क्या निकलेगा? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि बुध का कोर पूरी तरह ठोस नहीं है और उसका हिस्सा, कुछ हिस्सा आज भी पिघला हुआ है, यानी पार्शियली मोल्टन है। अब समझ में आया पार्शियली मोल्टन क्यों कहा मैंने? और यही वजह है, इसी वजह से वो अब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, चाहे बेसिक हल्का मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन जनरेट कर रहा है। फिर तीसरी बात आती है कि पोलर आइस की मौजूदगी ने हमारे सूर्य और उसके पास के ग्रहों की हैबिटेबिलिटी संभावनाओं को नया दृष्टिकोण दिया। हैबिटेबिलिटी मतलब जीवन यहां पर हो सकता है कि नहीं। पहले यह माना जाता था कि बुध एकदम सूखा, गर्म और निर्जन ग्रह है, क्योंकि सूर्य के बेहद पास है, सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर दूर है ये सूर्य से, तो वहां पानी का होना असंभव है, ये समझा जाता था। भाई सूरज के पास है, सब उड़ गया होगा, वहां तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब नासा के मैसेंजर मिशन ने 2012 में बुध के ध्रुवीय क्षेत्रों का, पोलर एरियाज का विश्लेषण किया, तो चौंकाने वाले निष्कर्ष सामने आए। एक्चुअली नॉर्थ पोल के छायायुक्त क्रेटरों में बर्फ, वाटर आइस पाई गई है। यहां तापमान हमेशा, ध्यान करना, हमेशा -170 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी कभी यहां सीधे नहीं पहुंचती। ऐसे परमानेंटली शेडेड रीजन में बर्फ अरबों सालों से जमी हो सकती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हैबिटेबिलिटी की नई परिभाषा। पहले हम सोचते थे कि जीवन सिर्फ पृथ्वी जैसे ग्रहों पर ही संभव है, जहां तापमान मीडियम हो, मध्यम हो।
लेकिन अब बुध जैसे एक्सट्रीम कंडीशन वाले, चरम परिस्थितियों वाले ग्रहों पर भी पानी के तत्व मिल रहे हैं। तो ये भविष्य की खोजों के लिए इसका क्या संकेत हो सकता है? एक्चुअली बुध की सतह पर भले ही जीवन असंभव हो, लेकिन इसके ध्रुवीय क्षेत्रों में भविष्य में रोबोटिक मिशनों द्वारा पानी का उपयोग किया जा सकता है, और यह संभावित रूप से स्पेस कोलोनाइजेशन या रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की दिशा में एक कदम हो सकता है। जमीन को तो कोलोनाइज कर चुके, अब स्पेस कोलोनाइज करना बाकी रह गया इंसानों के द्वारा, यह ध्यान रखना। इसका निष्कर्ष यह है कि बुध जैसे सूर्य के पास के ग्रह पर भी जल आइस की खोज ये दिखाती है कि पानी की मौजूदगी केवल अर्थ लाइक टेम्परेचर पर नहीं बल्कि चरम वातावरण में भी संभव है। और वहां तो वातावरण है नहीं, एक्सोस्फीयर है। इसमें वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि जीवन के लिए जरूरी तत्व हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा स्थानों पर मौजूद हो सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट बात करें, सरफेस मटेरियल कंपोजिशन मंगल और चंद्रमा से अलग है। यह कैसे है, इसको समझें। वैज्ञानिकों को बुध की सतह पर विश्लेषण करने से पता चला कि इसके सरफेस मेंटल की संरचना मंगल और चंद्रमा दोनों से काफी अलग और अनोखी है। कैसे अनोखी है? सबसे पहली बात, एलिमेंट कंपोजिशन, तत्वों की संरचना की बात करें, मैं हिंदी भी बोल रहा हूं हिंदी समझने वालों के लिए। बुध की सतह पर मुख्य रूप से पाए गए तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर और असामान्य रूप से उच्च मात्रा में है ये तीनों। लेकिन उसके साथ साथ पोटेशियम के, कैलियम जिसे बोलते हैं, फिर कैल्शियम, Ca और थोड़ा सा आयरन, ये सरप्राइजिंगली बहुत कम मात्रा में पाए गए हैं। और नासा का जो मैसेंजर मिशन था उससे साफ हुआ है कि बुध की सतह पर सल्फर की मात्रा चंद्रमा और मंगल से कई गुना ज्यादा है, जो इसे रासायनिक दृष्टि से अलग बनाती है। ये तो बुध की बात हुई। अब मंगल की बात करें तो मंगल पर बहुत अधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड, जिसे फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 कहते हैं, वो होता है, जिससे उसकी सतह लाल दिखाई देती है। और मंगल की मिट्टी में सिलिकेट्स, क्ले और बेसाल्ट पाए जाते हैं। अब चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा की सतह पर बेसाल्ट, जिसे बेसाल्टिक रॉक्स कहते हैं, और एनार्थेसाइट्स जैसे ज्वालामुखीय चट्टानें पाई जाती हैं, और उनमें भी सल्फर कम और ऑक्सीजन युक्त खनिज ज्यादा होते हैं। अब आयरन और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो चौंकाने वाली बात यह है कि बुध के कोर में बहुत अधिक लोहा है, लेकिन उसकी सतह पर आयरन की मात्रा बहुत कम है। इसका मतलब है कि उसका लोहा मुख्यतः कोर में ही केंद्रित है, सतह पर लोहा नहीं है। तीसरी बात, वोल्केनिक ऐश और क्रस्ट डिफरेंसेस की बात करें तो बुध की सतह पर वोलेटाइल रिच वोल्केनिक ऐश डिपॉजिट पाए गए हैं, जो यह दर्शाता है कि वहां कभी उग्र ज्वालामुखी गतिविधि रही होगी, बहुत हाई, मतलब ज्वालामुखी फटे होंगे। मंगल और चंद्रमा में भी ज्वालामुखी रहे हैं, लेकिन उनमें वोलेटाइल कंपोनेंट जैसे कि सल्फर, पोटेशियम की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं पाई जाती। अब स्पेस वेदरिंग का भी प्रभाव पड़ा होगा। वो कैसे पड़ा है भाई? बुध पर चंद्रमा की तुलना में स्पेस वेदरिंग जैसे कि सौर हवा, जिसे सोलर विंड कहते हैं, और कॉस्मिक रेडिएशन का प्रभाव अधिक तेज है, क्योंकि बुध सूरज के बहुत ज्यादा नजदीक है और यहां कोई वायुमंडल नहीं है। यह बात मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। इससे उसकी सतह पर डार्कनिंग और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो मंगल और चंद्रमा से अलग प्रक्रिया है। ठीक है, तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकल कर आता है? इसका निष्कर्ष आता है कि बुध की सतह पर मंगल और चंद्रमा से इस तरह की रासायनिक और भौगोलिक, मतलब दोनों रूप से बुध अलग है इन दोनों से, रासायनिक रूप से और भौगोलिक रूप से भी, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि अलग अलग ग्रह कैसे बने और कैसे विकसित हुए। अब इस चीज को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इंसान क्यों जानना चाहते हैं? इंसान को क्या पड़ी है बुध पे क्या चल रहा है, मंगल पे क्या चल रहा है? एक सवाल उठता ही है ना कि हम इतनी दूर के निर्जन ग्रह के बारे में क्यों जानना चाहते हैं भाई? क्या सिर्फ विज्ञान? ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, एक जिज्ञासा है। और बुध को समझने से हमें यह समझ आता है कि हमारी पृथ्वी कितनी अनोखी है, और जब हम अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करते हैं तो ये इंसानी चेतना का विस्तार होता है। हम समझ पाते हैं कि किस प्रकार की दुनिया है और भविष्य की क्या योजनाएं हो सकती हैं इसके साथ। एक्चुअली बेपी कोलन अगले 2 वर्षों तक मरकरी की डिटेल्ड मैपिंग करेगा, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से सरफेस केमिस्ट्री, इंटरनल स्ट्रक्चर्स और मैग्नेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर और रेडिएशन डेटा जुटाएगा। अब ईएसओ और जाक्सा जो दोनों एजेंसी हैं, वो इस मिशन को एक्सपांड करने पर भी प्लान कर रही है कि इसका एक्सपांशन कर दिया जाए। अब एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या आ सकते हैं इस मिशन से, क्या हम जानकारी ले सकते हैं? सबसे पहला, इंटरनल सेस्मिसिटी मैपिंग हो सकती है। दूसरा, क्रस्ट थिकनेस का मेजरमेंट किया जा सकता है, कितनी मोटी कितनी पतली।
तीसरा, ग्रेविटेशनल फील्ड एनोमलीज के बारे में जानकारी हो सकती है। समझे? तो बुध ग्रह अब तक सिर्फ दूर से चमकता हुआ एक बिंदु नहीं रहा, अब वो एक रहस्यमयी, जीवंत और जटिल दुनिया है। और बेपी कोलन हमें दिखा रहा है कि ब्रह्मांड में हर ग्रह की अपनी एक कहानी है। समझे? पृथ्वी की अलग कहानी है, इसकी अलग कहानी है। हम अगली अपडेट में अगर आप चाहते हैं लेकर आए तो मरकरी की ओर भी गहरे रहस्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की यात्रा में हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं हम इसके रहस्यों का दूसरा वीडियो लेकर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताना, हम एक सेपरेट वीडियो, अलग वीडियो लेकर आएंगे। ये वीडियो साइंस से रिलेटेड वीडियो था, हो सकता है शब्दावली थोड़ी डिफिकल्ट हो, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई हो, सोलर विंड, रेडिएशन वगैरह, कॉस्मिक टाइप की चीजें कुछ जो मैंने बात करी, अगर आपको नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट कर बताना, मैं उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा ताकि आप चीजों को जान पाओ। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कोई कोर आयरन है वो अगर मूविंग है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक लाइंस होंगी, उसके बारे में अगर आपको विस्तार से जानना हो तो मुझे बताना, मैं उसका एक अलग से एक बड़ा टॉपिक है वो अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये साइंस रिलेटेड टॉपिक पसंद आया होगा, हमारे एफर्ट्स पसंद आए हो तो भाई वीडियो को लाइक करो यार, बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च में टाइम बहुत लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ, साइंस को जानने की जिज्ञासा रखने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नए दिन एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं पीयूष कुमार।